हेलो बच्चों, तो क्लास को आगे बढ़ाया जाए और हम लोगों का चैप्टर चल रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं जिसकी 2 वीडियो पहले बन चुकी है। अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, तो हमारा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय क्लास 10th की बायोलॉजी क्लास है, ये जीव विज्ञान की। क्लास 10th बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है, जिसके तहत आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख चुका हूँ और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट में होने वाले गति के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे पौधों में गति। पौधों में गति किस प्रकार से होती है वो हम लोग देखेंगे। तो पौधों में गति, जैसे इंसान हम लोग जब चाहे एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं और स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, इसी तरह से पेड़ पौधे में कैसे गति होती है वो हम लोग आज देखेंगे। तो पेड़ पौधों में गति मुख्यतः 3 तरह से होती है। पेड़ पौधों में होने वाली गति, तो पहली गति है पेड़ पौधों की, वो होती है जलानुवर्तन। जलानुवर्तन। दूसरी गति है पेड़ पौधों में होने वाली प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन। तीसरी गति है गुरुत्वानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। ये 3 तरह की गति होती है जो पेड़ पौधों में पाई जाती है। इस 3 तरह से ये लोग गति करते हैं। तो जलानुवर्तन का मतलब आप समझ रहे हैं इसमें कि जल की बात हो रही है। प्रकाशानुवर्तन में प्रकाश की बात हो रही है। और गुरुत्वानुवर्तन में गुरुत्व की बात हो रही है। गुरुत्व बल जो पृथ्वी को अपनी तरफ खींचती है, जिससे पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचती है। गुरुत्व बल, कलम को ऊपर फेंकते हैं नीचे गिर जाता है, दैट इज गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो प्रकाश में गति, पौधों में गति 3 तरह से होती है। जलानुवर्तन यानी इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। पौधे में जब गति जल की दिशा में होती है तो उसे जलानुवर्तन कहते हैं। जब पौधे में गति प्रकाश की दिशा में होती है तो उसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। और जब पौधे में गति गुरुत्व की दिशा में होती है तो उसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। तो जलानुवर्तन, जब पौधे जल की दिशा में गति करते हैं तो उसे जलानुवर्तन कहते हैं। जब पौधे प्रकाश की दिशा में गति करते हैं तो उसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। और जब पौधे गुरुत्व की दिशा में गति करते हैं तो उसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। ओके, तो अब जलानुवर्तन को समझते हैं कुछ प्रयोग के द्वारा। आइए देखते हैं जलानुवर्तन में क्या होता है। तो जलानुवर्तन को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जमीन में के मिट्टी को 2 तरह से हम लोग अरेंज करते हैं। एक तरफ क्या करते हैं कि नमी डालते हैं, एक तरफ हम लोग नमी डालते हैं, यानी इधर की जल में नमी है और इधर सूखा है। इधर सूखा है, ड्राई है, पूरी तरह से ड्राई है, इधर मॉइस्चर है। और यहाँ पे हम एक बीज डाल देते हैं, इसमें एक बीज डाल देते हैं और बीज का अंकुरन होता है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि इसमें बीज का अंकुरन हो जाता है और एक छोटा सा पौधा निकल आता है। इसमें एक छोटा सा नन्हा सा पौधा इसमें निकल आता है। एक छोटा सा पौधा निकल आता है। और जब आप जड़ की गति देखेंगे तो थोड़ी दूर तक तो समान रूप से गति हो गई है, लेकिन जहाँ पे नमी है उधर इसकी गति ज़्यादा आपको दिखाई देगा, जड़ इधर
ज़्यादा बड़ा बड़ा दिखाई देगा। इससे क्या पता चला? ये पता चला कि प्रकाश है जल की ओर गति ज़्यादा करती है अपेक्षाकृत जहाँ की सूखा है, तो पौधे जल की दिशा में गति करते हैं और इसी को हम जलानुवर्तन कहते हैं। एग्जाम में आता है कि जलानुवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो जलावर्तन को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरफ जमीन दो हिस्सों में बांटेंगे, एक तरफ सूखा रखेंगे और एक तरफ गीला रखेंगे वहाँ पे, और मिडिल में सेंटर में एक बीज डाल देंगे जैसा कि हमने यहाँ बताया, और उसको अंकुरन होने के लिए छोड़ देंगे। अंकुरन के बाद जब देखते हैं कुछ दिनों के बाद जब उसमें जर्मिनेशन हो जाता है, तो हम क्या देखते हैं कि उस पौधे की जो जड़ें हैं वो उस हिस्से में ज़्यादा वृद्धि की है जहाँ पे नमी है। तो इससे पता चलता है कि नमी की दिशा में पौधे गति करते हैं। तो इस प्रयोग के माध्यम से हमने जलानुवर्तन को देखा। अब जरा प्रकाश अनुवर्तन को समझते हैं। अब प्रकाश अनुवर्तन को समझते हैं। प्रकाश अनुवर्तन में हमने क्या देखा कि पौधे प्रकाश की दिशा में गति करते हैं, यानी पौधे हमेशा प्रकाश की ही दिशा में गति करते हैं। आप क्या करें इसको समझने के लिए, एक सपोज दैट कि ये एक बंद कमरा है। इस कमरे में यहाँ पे एक खिड़की है, इस कमरे में यहाँ पे एक खिड़की विंडो बनी हुई है, एक खिड़की है, और यहाँ पे आप एक गमला में एक पौधा टेबल पे रख के एक पौधा एक गमला में आप अरेंज करें, गमला में आप एक पौधा लगा दें, गमला में एक पौधा लगा दें, एक पौधा इसमें लगाएं। तो और ये बाहर है, बाहर की दिशा है जहाँ से सूरज की रोशनी आती है। तो आप क्या पाओगे, आप ये देखोगे कि पौधे की गति कुछ इस तरह से होगी। पौधे की गति आपको इस तरह से दिखाई देगी, पौधे की गति ऐसे आपको दिखेगी, यानी खिड़की की तरफ ये ज़्यादा झुका हुआ आपको दिखाई देगा। देख पा रहे हैं? इससे क्या पता चलता है, जबकि पौधे ना तो सीधा गया है ना तो इधर आया है, पौधे प्रकाश की दिशा में गति किया है। जिधर से रोशनी आ रही है, प्रकाश आ रही है, उस दिशा में पौधे का गति हुआ है। इससे ये पता चलता है कि पौधे प्रकाश की दिशा में भी गति करते हैं। इसी को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जब पौधे प्रकाश की दिशा में गति करते हैं तो इसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, है ना। तो आप इस तरह देख सकते हैं। इसको दिखाने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं। आप जमीन में क्या करें, गमला को उलट के लगा दें। जमीन में आप एक गमला को आप ऐसे लगा दें और इसमें एक पौधा उगाएं, तो इसकी जो आप वृद्धि देखेंगे इस तरह से हो जाएगी। इसकी वृद्धि विकास इस तरह से आपको दिखेगी, इस तरह से आपको दिखेगी। अगर आप गमला को उलट भी देते हैं तो आप देखेंगे पौधा थोड़ा सा निकलने के बाद ऊपर की ओर मुड़ जाता है, यानी कि जहां से सूरज की रोशनी आ रही है उसी ओर गति कर जाएगा। इससे यह पता चलता है कि पौधे प्रकाश की दिशा में गति करते हैं। आपने देखा होगा सूरजमुखी के पौधे को, सूर्यमुखी का पौधा ठीक उसी तरह से घूमता रहता है दिन भर जिधर जिधर सूरज की रोशनी जाती है, इसीलिए तो उसका नाम है सूर्यमुखी, यानी जो सूरज की तरफ मुख करके विकास करे, सूर्यमुखी नाम से ही पता चलता है सूर्यमुखी। तो ये प्रकाश अनुवर्तन को दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गुरुत्वानुवर्तन को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग गुरुत्वानुवर्तन को देखते हैं। पहले तो गुरुत्व को समझते हैं। पृथ्वी के अंदर एक ऐसी क्षमता है कि पृथ्वी अपने एक विशेष बल से हर चीज को अपने केंद्र की ओर, अपनी धरती की ओर खींचती है, और इसी ताकत को, इसी बल को, इसी करिश्मा को गुरुत्व बल यानी कि ग्रेविटी कहते हैं। पृथ्वी हर चीज को अपने सेंटर की ओर खींचती रहती है, जिसे गुरुत्व बल कहते हैं। ओके, चलिए तो अब गुरुत्वानुवर्तन को समझते हैं हम लोग। गुरुत्वानुवर्तन को हम लोग कैसे समझेंगे, चलिए गुरुत्वानुवर्तन को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि ये एक जमीन है, एक जमीन है, और
हम क्या करते हैं, एक पौधे को यहाँ पे एक बीज डालते हैं। ज़मीन है, ज़मीन में हम बीज डालते हैं। तो आप किसी भी पौधे में ये नहीं देखेंगे कि इसका जड़ जो है वो ऊपर की ओर चला गया। आप क्या देखेंगे कि पौधे का जड़ ज़मीन के नीचे ग्रो कर रहा है, और जो हिस्सा प्रकाश में रहता है, ज़मीन से ऊपर रहता है, वो प्रकाश की दिशा में गति किया है। जो हिस्सा ज़मीन के ऊपर है वो प्रकाश की दिशा में गति कर रखा है। आप देखेंगे ये सूरज है, सूरज की रोशनी जहाँ से आ रही है। तो वैसे भी पौधे को दो भागों में बांटा गया। जो ज़मीन से ऊपर रहता है इसको शूट सिस्टम कहा जाता है, इसको शूट सिस्टम कहा जाता है, यानी परोह तंत्र, इसको परोह तंत्र कहा जाता है। और जो हिस्सा ज़मीन के अंदर रहता है उसे रूट सिस्टम कहते हैं, उसे रूट सिस्टम कहते हैं, यानी जड़ तंत्र, उसे जड़ तंत्र कहते हैं। तो आप हमेशा देखेंगे कि जड़ जो है पौधे का वो ग्रेविटी के कारण हमेशा ज़मीन के नीचे ही जाता है। जड़ किसी भी अवस्था में ऊपर नहीं आएगा, और जो हिस्सा पौधे का ज़मीन से बाहर है वो ऊपर की ओर ग्रोथ करता है। अगर आप इस पौधे को उखाड़ के ज़मीन में उल्टा भी अगर लगा देंगे तो जड़ कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, जड़ हमेशा नीचे ही जाएगा, गुरुत्व की तरफ ही ग्रो करता है। और जो शूट सिस्टम होता है, हरा भरा हिस्सा जो जमीन के ऊपर रहता है वो ऊपर की ओर गति करता है। तो ये हिस्सा आपको, ये इससे आप गुरुत्वानुवर्तन को समझते हैं। तो हमने क्या देखा कि पौधे तीन तरह से गति करते हैं, जलानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन। जलानुवर्तन में जल की तरफ दिशा गति होती है, प्रकाशानुवर्तन में प्रकाश की तरफ गति होती है, और गुरुत्वानुवर्तन में गुरुत्व की तरफ दिशा में गति होती है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। इसको मिटा दिया जाए। तो बायोलॉजी का ये क्लास चल रहा है कंटिन्यू। ये तीसरी वीडियो में डाला हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर का। इसको आगे बढ़ते हुए आप लोग कंटिन्यू देखते रहें और अपना कमेंट करके जरूर विचार दें। अगर कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप कमेंट करके अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। चलिए अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, और मैं साथ में एनसीईआरटी बुक, क्लास 10th की जो एनसीईआरटी बुक है उसके कुछ क्वेश्चंस को भी मैं लूँगा। जो क्वेश्चंस बुक में है मैं उस क्वेश्चंस की भी चर्चा आज करने वाला हूँ। तो एक क्वेश्चंस आ रहा है मेरे सामने, पुरुष में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों का जिक्र करें। तो सबसे पहले मैं ग्रंथि के बारे में एक बार चर्चा कर दूं। ग्रंथि, ग्रंथि यानी कि ग्लैंड्स, जो हमारे बॉडी के अंदर छोटे छोटे थैले होते हैं जिससे कुछ ना कुछ हमेशा निकलता रहता है, जो हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं। कुछ हमारे ग्रोथ में काम आते हैं तो कुछ डाइजेशन में काम आते हैं। ठीक है, तो ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर तीन तरह के ग्लैंड हैं। हमारे बॉडी में ग्लैंड तीन तरह के हैं, तीन तरह के ग्लैंड हमारे बॉडी में मौजूद हैं। चलिए देखते हैं। पहला ग्लैंड जो हमारे बॉडी के अंदर है उसे हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, इसका हिंदी समझिए। इसका हिंदी होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि इसको बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। एंडोक्राइन ग्लैंड इंग्लिश में, और हिंदी में इसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि की खास बात है कि इसमें कोई नली नहीं होती है, इसमें कोई नली नहीं होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है ये रक्त के संपर्क में होता है, ये रक्त के संपर्क में रहता है, ये डायरेक्ट रक्त के संपर्क में रहता है। एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है, इससे हार्मोन निकलता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हार्मोन किस ग्लैंड से निकलता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, और सीधा सीधा रक्त में जाकर के रक्त के संपर्क में आ जाता है। इसको बहने के लिए कोई नली स्पेशल नहीं होती है, ये डायरेक्ट रक्त में ही बहता है।
चलिए, दूसरा ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर है, दूसरा ग्लैंड वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड है, पहला एंडोक्राइन, दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का हिंदी नाम है बाह्यस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि। अब ये बाह्यस्रावी ग्रंथि नाम से ही पता चलता है बाहर। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में नली रहता है, ये ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है, ये ट्यूबलेस रहता है। इसको ट्यूबलेस भी कह सकते हैं, ट्यूबलेस, इसमें ट्यूब नहीं होता है और इसमें ट्यूब होता है, इसमें ट्यूब होता है। यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि से जो भी चीजें निकलती हैं वो ट्यूब से होकर के बहती है और ये रक्त के संपर्क में नहीं होता है, ये रक्त के संपर्क में नहीं होता है, ये रक्त के संपर्क में डायरेक्ट होता है। इससे हार्मोन निकलता है एंडोक्राइन से, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम निकलते हैं, इससे एंजाइम निकलते हैं। जैसे पैनक्रियाज क्या है, उससे एंजाइम निकलते हैं जो हमारे डाइजेशन में मदद होता है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड जिससे रेनिन निकलता है जो दूध को दही में बदल देता है, और पेप्टिन निकलता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। तो हमारे बॉडी से हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते रहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम निकलता है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर एक तरह का और ग्रंथि है, वो है मिक्स ग्लैंड। तीसरा है मिक्स ग्लैंड, तीसरा है मिक्स ग्लैंड। और मिक्स ग्लैंड क्या करता है, इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड का भी गुण होता है, एंडोक्राइन का भी गुण होता है और एक्सोक्राइन का भी गुण होता है, दोनों होता है। यानी ये अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों का ही काम करता है। कहने का मतलब है कि मिक्स ग्लैंड से दोनों चीज निकलता है, इससे हार्मोन भी निकलता है और इससे एंजाइम भी निकलता है, इससे एंजाइम भी निकलता है। और मैं आपको बता दूं सबसे खास बात कि मिक्स ग्लैंड हमारे पूरे बॉडी में ओनली वन है, एक ही मिक्स ग्लैंड है और वो है मिक्स ग्लैंड पैनक्रियाज। वो मिक्स ग्लैंड है पैनक्रियाज, जिसको हिंदी में हम लोग अग्नाशय कहते हैं, जिसे हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। हमारे बॉडी में एक ही मिक्स ग्लैंड है जो जिससे हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है, वो है पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। अग्नाशय के बारे में एक बात और बता दूं, क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है, दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है। अक्सर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसमें लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है। तो आपका जवाब होगा अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज, आप बता सकते हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं अग्नाशय यानी पैनक्रियाज में पाई जाती है। ओके, ठीक है, तो ये बातें याद रखेंगे। ये हम लोग ग्लैंड के बारे में देख लिए। चलिए अब इसको मिटा दिया जाए। अब हम देखेंगे कि मानव यानी मेल और फीमेल में कौन कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, स्त्री और पुरुष दोनों में कौन कौन से ग्लैंड होते हैं जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये ग्रंथि था, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स निकलेगा और हार्मोन की हम बात करेंगे। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हैं या फिर साथ में पेन और कॉपी लेके भी बैठ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर आसानी होगा कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आप लोगों से मैं पूछता हूं कुछ क्वेश्चन, बताइए आपके माइंड में रह क्या गया। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, जरा ये बताइए मुझे कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहां पाई जाती हैं। फटाक से कमेंट करके अपना आंसर दीजिए।
लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? दूसरा क्वेश्चन, हार्मोन्स किस ग्लैंड से निकलता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड से? हार्मोन कहाँ से निकलता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से या एक्सोक्राइन ग्लैंड से? फटाक से बताइए। उसके बाद हमारे बॉडी में एक ही मिक्स ग्लैंड है, ओनली वन मिक्स ग्लैंड है, और वो मिक्स ग्लैंड क्या है वो आपको बताना है। फटाक से ये 3 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट करके बताइए। पहला, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? दूसरा क्वेश्चन, हार्मोन किस ग्लैंड से निकलता है? और तीसरा क्वेश्चन, हमारे बॉडी में एक ही मिक्स ग्लैंड है और वो क्या है आपको बताना है। चलिए, तो अब हम देखेंगे, चलिए अब हम ह्यूमन में पढ़ेंगे। ह्यूमन यानी मानव में पाए जाने वाले ग्रंथि। मानव में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि। अभी मैं अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर रहा हूं। अंतःस्रावी ग्रंथि यानी मनुष्य के अंदर कौन कौन सा, ह्यूमन के अंदर कौन कौन सा ग्लैंड पाया जाता है जिससे हार्मोन्स निकलते हैं। तो अब ह्यूमन की बात करें तो 2 बातें सामने आ जाएंगी। जैसे ही ह्यूमन की बात करते हैं तो एक तो आ जाता है मेल, एक आ जाता है मेल यानी कि पुरुष, मेल यानी कि पुरुष, और दूसरा आ जाता है फीमेल, दूसरा आ जाता है फीमेल यानी कि महिला। तो पुरुष और महिला दोनों में हम देखेंगे कि कौन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मेल और फीमेल में पाए जाने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो स्त्री और पुरुष दोनों में पाए जाने वाले ग्लैंड को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो पुरुष में पाए जाने वाले ग्लैंड क्या क्या है? तो सबसे पहले आपको बता दूं, हाइपोथैलेमस। पुरुष में पाए जाने वाले ग्लैंड कौन कौन है? हाइपोथैलेमस ब्रेन में पाया जाता है, अग्र मस्तिष्क में, इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं हाइपोथैलेमस। दूसरा है पीनियल ग्रंथि, दूसरा है पीनियल ग्रंथि। तीसरा है जो पुरुष में पाया जाता है वो है पीयूष ग्रंथि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीयूष ग्रंथि पूरे बॉडी को नियंत्रित करता है ये। उसका परावटु ग्रंथि, परावटु ग्रंथि। उसके बाद है अवटु ग्रंथि, अवटु ग्रंथि। उसके बाद है थाइमस, थाइमस ग्रंथि। ये सारे ग्रंथि से हमारे बॉडी में हार्मोन निकलता है। उसके बाद है अग्नाशय, अग्नाशय जिसको पैनक्रियाज भी बोलते हैं, जिसको पैनक्रियाज भी बोलते हैं और लैंगरहैंस की दीपिकाएं भी कहते हैं। अगला है अधिवृक्क, अधिवृक्क जिसको एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं, जिसको एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। किडनी के ऊपर में रहता है ये। और अंत में है वृषण, अंत में है वृषण जिसको टेस्टिकल ग्लैंड भी बोलते हैं, जिसको टेस्टिकल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये सारे ग्लैंड पुरुष में पाए जाते हैं जिससे हार्मोन्स निकलता है। ये सारे ग्लैंड हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, परावटु, अवटु, थाइमस, अग्नाशय, अधिवृक्क और वृषण। ठीक है, चलिए अब है फीमेल में पाए जाने वाले ग्रंथि। तो अगर आप मेल में पाए जाने वाले ग्रंथि को याद रखते हैं
तो ये सारे ग्रंथि फीमेल में भी पाए जाते हैं, बस एक ग्रंथि का अंतर होता है। इसमें भी यही ग्रंथि होगा, है ना। हाइपोथैलेमस फीमेल में भी है, पीनियल ग्रंथि फीमेल में भी है, पीयूष ग्रंथि यहाँ पे लिख देंगे फीमेल में भी है, परावटु ग्रंथि फीमेल में भी है, अवटु ग्रंथि भी यहाँ पे लिख देंगे फीमेल में भी है, थाइमस ग्लैंड भी फीमेल में मेल में दोनों होता है, अग्नाशय भी मेल और फीमेल दोनों में होता है, अधिवृक्क यानी कि किडनी भी दोनों में होता है। देखिए इस तरह से किडनी होता है हमारे बॉडी के अंदर। अगर आप देखेंगे तो किडनी के ऊपर में ये ग्लैंड पाया जाता है एड्रीना, जो आवाज़ से प्रभावित होता है, और हमारे बॉडी में जब ये एड्रीनल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है तो दिल धड़कने लगता है तेजी से और पूरा बॉडी एक्टिव हो जाता है। सिर्फ एक ग्लैंड का फर्क है और वो है पुरुष में वृषण होता है, टेस्टिस होता है जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और इसमें होता है ओवरी, इसमें होता है ओवरी जिससे ओवम निकलता है, जिससे ओवम निकलता है महिला में। तो ये मेल और फीमेल में पाए जाने वाले ग्रंथि हैं जिससे कि हार्मोन निकलता है, जिससे कि हार्मोन निकलता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेल और फीमेल में पाए जाने वाले हार्मोन्स का ये लिस्ट है। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो को आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं। पिक्चर क्लियर नहीं आ रही हो या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप दे सकते हैं। कमेंट जरूर करिए और कमेंट करके बताइए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। जंतुओं में रासायनिक समन्वय, जंतुओं में यानी कि एनिमल्स में किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, यानी जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय मैं आपको बता दूं कि हार्मोन्स के द्वारा होता है। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय हार्मोन्स के द्वारा होता है। पहली बात तो यह है कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय हार्मोन्स के द्वारा होता है। और यह हार्मोन कहाँ से निकलता है तो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। और ये प्रोसेस केमिकल प्रोसेस कहा जाता है, ये केमिकल प्रोसेस कहलाता है। जंतुओं में हार्मोन से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है जो केमिकल प्रोसेस कहा जाता है। दूसरा प्रोसेस है जंतुओं में होने वाला वो होता है तंत्रिका तंत्र से, यानी नर्वस सिस्टम से। दूसरा तंत्रिका तंत्र से होता है यानी कि नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम मैंने कल पढ़ाया था, आप लोगों को बता दिया था कि नर्वस सिस्टम 3 तरह का होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम से जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है तो इसमें 3 चीज काम करता है। एक हमारा ब्रेन काम करता है, दूसरा इसमें स्पाइनल कोड काम करता है। स्पाइनल कोड यानी जिसको हिंदू में मेरु रज्जु कहते हैं। और तीसरा न्यूरॉन्स काम करता है। हमारे बॉडी की सबसे लंबी कोशिकाएं न्यूरॉन है। तो ये 3 काम करता है। न्यूरॉन से एक बात याद आया, आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिए। आपने पिछले क्लास में पढ़ा है
कि दो न्यूरॉन्स के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्लास 10 के लिए, अक्सर एग्जाम में आता है। दो न्यूरॉन्स के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए और फटाक से बताइए। जल्दी से कमेंट कीजिए, इसको आप नोट कीजिए फटाफट, नोट कर सकते हैं आप लोग, जल्दी से कीजिए। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है कि डॉक्टर मरीजों को आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों देता है? डॉक्टर आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों देता है? आयोडीन युक्त नमक की सलाह डॉक्टर क्यों देता है? ये टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आयोडीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे बॉडी में एक ग्रंथि, अभी मैंने ग्रंथि की बात की थी और ग्रंथि का नाम लिखा था, तो उसमें मैं आपको बताया अवटु ग्रंथि, एक ग्रंथि में बताया, अवटु ग्रंथि मैं बता रखा था। अवटु ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकलता है, थायरॉक्सिन निकलता है। अवटु ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकलता है। थायरॉक्सिन क्या है? हार्मोन है। अवटु ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकलता है और ये थायरॉक्सिन हमारे बॉडी में ग्रोथ और हमारे डेवलपमेंट में बहुत सहायक है। हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में थायरॉक्सिन ग्लैंड बहुत ही सहायक है। तो अब अवटु ग्रंथि एक्टिव किससे होता है? तो इसी आयोडीन से युक्त होता है। ये आयोडीन हमारे अवटु ग्रंथि को एक्टिव करता है और जिससे थायरॉक्सिन निकलता है और थायरॉक्सिन के वजह से हमारे बॉडी में डेवलपमेंट होता है और हमारा सुचारू रूप से ग्रोथ होता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो अवटु ग्रंथि एक्टिव नहीं होगा सही से और थायरॉक्सिन हमारे बॉडी से नहीं निकलेगा, जिससे हमें समस्या हो सकती है। एक बात और बता दें, अगर आपके बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई, लैक ऑफ आयोडीन, तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। तो भला ऐसे में कौन चाहेगा कि घेघा रोग हो? इसलिए डॉक्टर आयोडीन की सलाह देता है कि आप नमक खाएं तो आयोडीन युक्त नमक खाएं, जिससे आपका घेघा रोग ना हो और आपके बॉडी में अवटु ग्रंथि सुचारू रूप से काम करे और उससे थायरॉक्सिन निकल सके और हमारे पूरे बॉडी का सुचारू रूप से ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो। ओके, चलिए एनसीईआरटी का यह क्वेश्चन है कि डॉक्टर आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों देता है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि एनसीईआरटी से लेंगे। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसे आप नोट कीजिए जल्दी से। चलिए ठीक है, अब तक हो गया होगा। अब मैं इसे मिटा दूंगा, जल्दी कीजिए। चलिए मैं मिटा रहा हूं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है कि जब हमारे शरीर में एड्रीनलिन, जब हमारे शरीर में एड्रीनल एक्टिव हो जाता है और रुधिर में बहने लगता है, जब एड्रीनल हमारे रुधिर में, रुधिर का मतलब क्या हो गया? ब्लड, हमारे ब्लड में बहने लगता है तो क्या प्रतिक्रिया होती है? तो प्रतिक्रिया क्या होती है ये पूछा जा रहा है।
तो प्रतिक्रिया क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। ओके फाइन, तो क्वेश्चंस मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जब एड्रिनल हमारे शरीर में से डायरेक्ट ब्लड में बहने लगता है, एड्रिनल होता कहाँ है, तो किडनी के ऊपर होता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। और ये हमारे बॉडी में जब डायरेक्ट रुधिर में यानी कि ब्लड में बहने लगता है तो क्या अनुक्रिया होती है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि जब एड्रिनल हमारे बॉडी में रुधिर में बहने लगता है डायरेक्ट, तो क्या होता है कि हमारा दिल तेजी से धड़कने लगता है। इस हालत में हमारा दिल तेजी से धड़कने लगेगा, समझ गए, धड़कन बढ़ जाएगी, हमारी धड़कन बढ़ जाएगी, धड़कन बढ़ जाएगी। पहला चीज क्या हुआ कि धड़कन बढ़ जाएगी। जैसे ही एड्रिनल रुधिर में बहने लगेगा तो दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी। ऐसे दिल की धड़कनें और भी चीजों से तेज होती है। चलिए, तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है और हमारी पेशियों में, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में बहने लगती है। ऑक्सीजन अधिक मात्रा में बहने लगती है। ऑक्सीजन अधिक मात्रा में बहने लगती है, ये चीज होता है। और जब ऑक्सीजन अधिक मात्रा में हमारे बॉडी में बहने लगती है तो हमारे शरीर की पेशियां अधिक एक्टिव हो जाती हैं। और फिर क्या होती है कि हमारी पेशियां अधिक एक्टिव हो जाती है, यानी सक्रिय हो जाती है, अधिक एक्टिव हो जाती है। बस यही चीज लिख देना है कि हमारे शरीर में जब एड्रिनल ग्रंथि एक्टिव हो जाता है और रुधिर में बहने लगता है तो क्या अनुक्रिया होती है। तो यही बात लिखना है कि ऐसे में हमारा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और पेशियों में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक जाने लगती है, जिससे हमारी पेशियां अधिक एक्टिव हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट कर सकते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, फटाक से नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करते रहिए, कमेंट नहीं रुकना चाहिए। चलिए मिटा दें। चलिए, एनसीईआरटी के हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि एनसीईआरटी बुक का, और एनसीईआरटी बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, इसके सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह का चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों किया जाता है। अगला सवाल है कि मधुमेह की चिकित्सा यानी ऐसे व्यक्ति जिन्हें डायबिटीज हो गई है उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन की सलाह क्यों दी जाती है, उनकी चिकित्सा इंसुलिन के द्वारा क्यों किया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों किया जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमारा क्वेश्चन ये है कि मधुमेह जिसे क्या कहते हैं, डायबिटीज भी कहते हैं, जिसे डायबिटीज भी कहते हैं। तो मधुमेह की चिकित्सा कहने का मतलब क्या हुआ, इलाज किससे किया जाता है, तो इंसुलिन का इंजेक्शन देकर के, इंसुलिन का इंजेक्शन यानी सुई भोग करके इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों किया जाता है। यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में है कि मधुमेह के रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन की इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। तो सबसे पहले बात समझिए कि इंसुलिन का फंक्शन क्या है।
चलिए मैं आंसर बता दूं। इंसुलिन का काम क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। ये वैसे हमारे बॉडी से कहाँ से निकलता है? ये पैनक्रियाज से निकलता है। ये पैनक्रियाज से निकलता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज को अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय बोलते हैं। जब हमारे बॉडी में पैनक्रियाज खराब हो जाता है या इसमें कोई समस्या आ जाती है तो इंसुलिन हार्मोन बहुत कम निकलता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज से निकलता है। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम क्या है? तो हमारे बॉडी के अंदर शुगर को कंट्रोल करना। ये शुगर कंट्रोल करता है। ये हमारे बॉडी में शुगर को कंट्रोल करता है। यानी जो भी हम मीठा चीज, यानी सीधा समझिए ना, ये मीठा चीज को पचा देता है। ये मीठा चीज को डाइजेस्ट कर देता है। ये मीठा चीज को डाइजेस्ट कर देता है, यानी पचा देता है। लेकिन जब इंसुलिन हमारे बॉडी से निकलेगा ही नहीं पैनक्रियाज से, तो मीठा चीज तो पचेगा नहीं, वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाकर के मिल जाएगा, जिससे शुगर लेवल बढ़ जाएगा और उस व्यक्ति को चीनी की बीमारी हो जाएगी। तो इसीलिए जब इन अग्नाशय या पैनक्रियाज खराब होता है हमारे बॉडी में, तो डॉक्टर जान जाता है कि इसके अंदर इंसुलिन सही से निकल नहीं रहा है और इसका शुगर लेवल बढ़ा ही होगा, बढ़ जाता है। इसके लिए टेस्ट भी करा लिया जाता है, शुगर लेवल का टेस्ट हो जाता है। तो ऐसे में इलाज के लिए डॉक्टर क्या करता है? इंसुलिन का यही इंजेक्शन देता है। समझ गया? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर पैनक्रियाज अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन है जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर ये कम निकले, अगर इंसुलिन हमारे बॉडी में कम निकले तो हमारा शुगर लेवल बढ़ जाएगा और हमें चीनी की बीमारी हो जाएगी, जिसे डायबिटीज या हिंदी में मधुमेह कहते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए डॉक्टर इंसुलिन की इंजेक्शन लगा देता है। ठीक है, चलिए। तो ये एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपने शब्दों में, ये तो शॉर्ट में मैं यहाँ पे बताता हूँ ना, लेकिन समझाता हूँ, उस बात को आप अभी इसी वक्त लिख सकते हैं अपने कॉपी में। चलिए ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए या इस बात को अभी ही नोट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपके दिमाग से बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। इसे मिटा दिया। एनसीईआरटी का मैं एक और क्वेश्चन लूंगा जो अभी मैं चर्चा करूंगा आप लोगों को। उससे पहले बोर्ड को थोड़ा साफ कर लूँ, इसको चमका दूं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ग्राही का क्या कार्य है? ग्राही का क्या कार्य है? ये क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? तो सबसे पहले बता दे आपको कि ग्राही इंसु उद्दीपन को समझता है। जैसे पलक झपकना, हम अचानक से जो घबरा जाते हैं या कोई भी चीज होता है, छुई मुई का मुरझा जाना छूने पर, तो ग्राही का क्या कार्य है ये आप समझ लीजिए। ग्राही का क्या कार्य हुआ? ग्राही का कार्य है कि ये उद्दीपन के प्रति उद्दीपन को समझता है। उद्दीपन को समझता है। ग्राही क्या करता है? इसका पहला कार्य है उद्दीपन को समझता है। हमारे बॉडी के अंदर जो भी अचानक चीजें होती हैं उसको, उस उद्दीपन को ये समझता है, उसको उद्दीपन बोलते हैं। और ग्राही रहता कहाँ है? ये ग्राही हमारे बॉडी में संवेदी अंगों में रहता है। ये संवेदी अंगों में रहता है, हमारी त्वचा में, हमारे नाक, कान, आंख और त्वचा में ये रहता है। संवेदी अंगों में उद्दीपक ग्राही रहता है। ये उद्दीपन को समझता है और
हमारे शरीर में ग्राही क्या करता है, इसका एक और कार्य है सूचनाओं को प्राप्त करना। इसका एक और कार्य है सूचनाओं को प्राप्त करना, सूचनाओं को प्राप्त करना। और फिर इस सूचना को कहाँ ले लेता है, इसके लिए आप न्यूरॉन्स में जाना होगा, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। इस सूचनाओं को न्यूरॉन्स के जो ऊपर टिप पे रहता है, टिप पे रहता है डेंड्राइट्स, वो डेंड्राइट्स इस इंफॉर्मेशन को ले लेता है और साइटोन में भेज देता है। साइटोन से होता हुआ एक्सॉन में जाता है, एक्सॉन से होता हुआ एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है और दो न्यूरॉन के बीच खाली स्थान। अरे मैंने तो एक सवाल पूछा था आप लोगों से कि दो न्यूरॉन के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो मैंने तो कमेंट देखा ही नहीं, अभी मैं देखूंगा। तो दो न्यूरॉन के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, याद रखिएगा। दो न्यूरॉन के बीच खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, सिनेप्स, सिनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन के बीच खाली स्थान को सिनॉप्स कहते हैं। तो ग्राही का क्या कार्य, यही तो पूछा जा रहा है। ग्राही उद्दीपन को समझता है, संवेदी अंगों में ये पाया जाता है और सूचनाओं को प्राप्त करता है, यही इसका कार्य है। लेकिन जब ग्राही अंग अगर ठीक से काम नहीं करे तो क्या होता है, जब थोड़ा भी भूख लगता है तो मुंह से लार टपकने लगता है, मुंह से पानी निकलने लगता है। जिसका ग्राही अंग सही से काम नहीं करता है, थोड़ा भी खट्टा चीज देख लेगा, चटपटा चीज देख लेगा, उसके मुंह से पूरा पानी भर भर के निकलेगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन था ग्राही का क्या कार्य है। फटाक से इसको लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा दूं मैं। चलिए, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी से मैं लेता हूं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे बॉडी में मेरुरज्जु से है, मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड अगर आघात हो जाए, आघात का मतलब इसमें चोट लग जाए, ये दब जाए या कोई प्रॉब्लम इसमें हो जाए, तो किन संकेतों के ट्रांसफर में प्रॉब्लम होगा, किन संकेतों के आवागमन में दिक्कत होगा। अगर मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड में आघात हो जाए तो सवाल ये पूछता है कि किन संकेतों के आवागमन में, किन संकेतों के आवागमन में यानी आने जाने में व्यवधान होगा। व्यवधान बड़ा शुद्ध हिंदी है, यानी कि समस्या होगा। अगर स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु में चोट लग जाए, आघात पहुंच जाए, तो किन संकेतों के आवागमन में रुकावट होगी। व्यवधान मतलब रुकावट होगी, समस्या हो सकती है। ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या लिखेंगे। अगर मेरुरज्जु में आघात हो जाए या चोट लग जाए तो शरीर के अंदर होने वाली प्रतिवर्ती क्रियाओं में व्यवधान होगा। अगर ये क्वेश्चन है, ऐसा अगर हुआ तो शरीर के अंदर होने वाली प्रतिवर्ती क्रियाओं में व्यवधान होगा, यानी कि बाधा होगा, रुकावट होगा, है ना, रुकावट होगा, समस्या होगा। ठीक है, अगर मेरुरज्जु में चोट लग जाए तो प्रतिवर्ती क्रिया में व्यवधान होगा। जैसे छींक आना, क्या है प्रतिवर्ती क्रिया, छींक आना, पलक झपकना, खांसी करना, चौंक जाना, ये सारी क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं जो स्पाइनल कोड के द्वारा कंट्रोल होता है। अगर इसमें आघात होता है तो शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं में बाधा पहुंचेगी। ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट कीजिए और कमेंट करते रहिए।
चलिए अगला क्वेश्चन है, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, एक शरीर में यानी हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, ये पूछा जा रहा है। क्या आवश्यकता है हमारे शरीर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की क्या आवश्यकता है, ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है कि हमारे बॉडी में नियंत्रण एवं समन्वय मीन्स काबू, समन्वय मीन्स तालमेल, बैलेंस। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग कि हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए, हमारे शरीर को अच्छी तरह से काम करने के लिए, हमारे दिमाग को अच्छी तरह से कार्य करने के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। हमारा शरीर सही से विकास करे, जो भी हम खाएं वो सही से उसका डाइजेशन हो जाए, पाचन हो जाए, हम सही तरीके से सही डिसीजन लें और अपने का स्वस्थ रहें और अपने कार्य को हम बाहरी तौर से भी हम स्वस्थ रहकर अपने कार्य को अंजाम दें। हमारे शरीर को भरपूर ऊर्जा मिले और ऊर्जा हमारे शरीर में तब मिलेगी जब हमारे शरीर की कोशिकाएं और उत्तक सही से कार्य करेगी। और इन सब को कंट्रोल कौन करता है, इन सब को कंट्रोल हमारे बॉडी के अंदर नियंत्रण एवं समन्वय के द्वारा होता है, जो दो तरह से होता है। एक न्यूरॉन्स के तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है और दूसरा रासायनिक प्रोसेस से होता है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले ही कर रखी है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। इससे हमारे शरीर का सही से विकास होता है, शरीर नियंत्रित रूप से और सुचारू रूप से पूरा बॉडी कार्य करता है। इन सब बातों को मिला के आप लिख सकते हैं आंसर। चलिए इसको नोट कर सकते हैं या आप 2 मिनट में पॉज करके आप चाहे तो इस आंसर को लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं अब इसे मिटा देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। बस 1-2 क्वेश्चन और रह गया है, इसके बाद एनसीईआरटी का आपका पूरा क्वेश्चन कंट्रोल हो जाएगा। एनसीईआरटी का मैंने क्वेश्चन आंसर भी बता दिया, समझा भी दिया। अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको यहीं पे और इसी वक्त आपको याद हो जाएगा। चलिए आप लोग लिख रहे होंगे, जो मैं अभी समझाया इसको अभी तुरंत ही आप लिखिए। लेट करेंगे अगर तो फिर दिमाग से निकल जाएगी सारी बातें, ये सोचेंगे बाद में करेंगे और कल करेंगे तो नहीं। एकदम ईमानदारी से पढ़ने बैठिए और समय दीजिए, बार बार पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार गड़बड़ी हो गई तो गड़बड़ी होता ही रहेगा, प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। इसलिए जो भी प्रॉब्लम है उसको साथ साथ आप निपटाए। कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके अपनी बात को रख सकते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन और बच गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन कि अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाओं में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाओं में क्या अंतर है, आइए देखते हैं अंतर। तो एक तरफ हम लिख देंगे अनैच्छिक क्रियाएं, दूसरी तरफ हम लिख देंगे प्रतिवर्ती क्रियाएं। इस दोनों में क्या अंतर है ये आपसे पूछा जा रहा है कि अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाओं में क्या अंतर है। बहुत ही सिंपल है, नाम से ही तो पता चल रहा है। अनैच्छिक क्रियाएं ऐसी क्रिया को बोलते हैं जो हमारे इच्छा से न हो, ठीक है, जो हमारी इच्छा से ना हो। ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा से न हो, ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा से न हो, ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा से न हो उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। सिंपल है। प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐसी क्रियाएं
जो अचानक हो, ऐसी क्रियाएं जो अचानक हो और जिस पर मस्तिष्क यानी कि ब्रेन का नियंत्रण न हो, ब्रेन का नियंत्रण न हो। ठीक है। अनैच्छिक क्रियाएं किसे कहेंगे? जो हमारे इच्छा के विरुद्ध होगा। ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा से नहीं होगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी, हम नहीं भी चाहेंगे तब भी, उसे हम लोग बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। और प्रतिवर्ती क्रियाएं जो अचानक हो जाती है और जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। तो अनैच्छिक क्रियाएं जैसे देखिए, दिल का धड़कना, दिल का धड़कना। अब ये हमारी इच्छा से तो नहीं हो रही है। अगर हम अभी चाहें कि दिल को है, दिल ठहर जा, थोड़ा थम के धड़क, होगा नहीं ना होगा? दिल हमारे हिसाब से तो नहीं धड़क रहा है, हम जब चाहेंगे धड़का ले, जब चाहे उसको सरका दे, ऐसा नहीं होगा। ये अपना काम ऑटोमेटिक करता रहता है, ये हमारी इच्छा से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अपने हिसाब से काम करता है। तो दिल का धड़कना क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। हमारे बॉडी के अंदर पाचन की क्रियाएं, जो डाइजेशन की क्रियाएं हो रही है, वो क्या है? वो अनैच्छिक क्रियाएं हैं। हमारे बॉडी के अंदर हर समय हार्मोन्स निकलता रहता है। हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन का निकलना, ये सारी क्रियाएं क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। अब प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे कि छींक आना, ये अचानक से होता है और इसमें ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होता है। पलक झपकना, ठीक है, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं जो अचानक से हो जाती है और इस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो ये मेन दो डिफरेंस है हमारे बॉडी के अंदर अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। अपना स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर सकते हैं आप। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन की क्रियाविधि का तुलना कीजिए। जंतुओं में हार्मोन से और तंत्रिका तंत्र के द्वारा समन्वय, कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन होता है, इसकी तुलना कीजिए। तो जंतुओं की बात की जा रही है और पूछा जा रहा है कि जंतुओं में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तंत्रिका तंत्र के द्वारा कैसे होता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा कैसे होता है और रासायनिक विधि से कैसे होता है, और रासायनिक विधि से कैसे होता है। तो जंतुओं में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरह से होता है, ये बात हम जानते हैं, तंत्रिका तंत्र से और हार्मोन और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा। तो इसके बारे में बताना है। तो तंत्रिका तंत्र से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो सबसे पहले इसमें हमारा ब्रेन यानी कि मस्तिष्क काम करता है और मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली रहती है जो अपना कार्य करती है। और दूसरा इसमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र में हमारे बॉडी ब्रेन से मेरु रज्जु निकला रहता है, मेरु रज्जु निकला हुआ रहता है, जिसे हम लोग स्पाइनल कोड बोलते हैं। मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड से 31 जोड़ी नसें निकली रहती है, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं यानी कि नसें निकली रहती है
और ये 31 इस साइड और 31 इस साइड। मेरुरज्जु जो हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर आती है मेरुरज्जु, उससे 31 इधर और 31 निकला हुआ रहता है, जो अपना अपना कार्य करता है पूरे बॉडी को के अंदर रासायनिक समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। और तीसरा क्या होता है कि ये दोनों मिल करके भी कार्य करता है। कभी कभी ब्रेन कंफ्यूज रहता है, अपना काम बिजी रहता है किसी चीज में, तो ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों मिल करके काम करता है। ब्रेन किसी चीज में अलग बिजी रहता है और स्पाइनल कोड उसको कंट्रोल करता है, और फिर स्पाइनल कोड जरूरत पड़ने पर ब्रेन को अचानक से इस बात की सूचना देता है, तो उस समय घबराहट होती है और हमें झटका लगता है। चलिए, अब रासायनिक विधि से जंतुओं में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, तो हार्मोन के द्वारा होता है। सिंपल तो है, हार्मोन के द्वारा होता है। अब हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर निकलने वाले बहुत तरह के हार्मोन हैं। ये हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो ये हार्मोन बॉडी के अंदर ग्रंथि से निकलता है। अब किस ग्रंथि से निकलता है, तो दो ग्रंथि होता है, बताए हैं। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से आपको क्या निकल जाएगा, हार्मोन निकल जाएगा। इसे एंडोक्राइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, जो पूरे रासायनिक कार्य को बॉडी के अंदर अंजाम देता है और जंतुओं में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो एक तो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हो गया, और दूसरा रासायनिक प्रोसेस जो कि हार्मोन के द्वारा कंप्लीट होता है। तो आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग कमेंट करते रहिए, और आपका ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कल के क्लास में आएगा। कल जरूर वीडियो देखिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, जिसमें आपको भी जवाब जो हम पढ़ाए हैं आपको इससे क्वेश्चन करेंगे और आपको जवाब देना है, लाइव जवाब देना है, और इसके बाद फिर मैं आंसर बता दूंगा, आप मैच कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।